और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन तैयार। जी हां, इस वक्त आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन तैयार, भूमि आवंटन नीति के साथ लगभग तैयार। एलजी प्रशासन भूमिहीन लोगों को आवंटित करेगा भूमि, यानी जिनके पास अराजी नहीं है, जिनके पास जमीनें नहीं है, उन्हें एलजी प्रशासन जमीन देगा, जमीन का टुकड़ा देगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का होगा निर्माण। वर्तमान में भूमिहीन लोगों को भूमि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं। गरीब आबादी का एक बड़ा हिस्सा होगा लाभान्वित। एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो एक नई पहल करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन तैयार, भूमि आवंटन नीति के साथ लगभग तैयार। एलजी प्रशासन भूमिहीन लोगों को आवंटित करेगा भूमि, यानी ऐसे लोग जिनके पास जमीनें नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का होगा निर्माण। समीर हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। समीर, ये क्या कोई नई योजना है, ये नई पहल है क्या? ऐसी पहल या ऐसी योजना किसी और राज्यों में पहले हुई है? और प्रधानमंत्री आवास योजना से ये कितना अलग है? देखिए, ये एक ऐसी योजना है जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं थी, लेकिन बाकी जगहों पे थी। इस योजना के तहत होता क्या है कि अगर कोई लैंडलेस पर्सन है जिसके पास ज़मीन नहीं है और वो मकान बनाना चाहता है, देखिए ज़मीन उसको पहले खरीदनी पड़ेगी। अगर हम पीएमजेएसवाई के जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, पीएमडब्ल्यूवाई योजना है, इसमें जो नीति है उस नीति के तहत आपको पैसा दिया जाएगा और आपको मकान बनाने के लिए जो भी फाइनेंशियल जो आपको हेल्प है वो दी जाएगी, लेकिन ज़मीन नहीं दी जाती है। लेकिन जो योजना कई सरकारों ने कई जगहों पे उन्होंने नाफिज की है, उसके मुताबिक लोगों को, जो पुअर लोग हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन भी आवंटन की जाती है, जो कि बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उनको ज़मीन भी दी जाती है और उसके बाद उनको पैसा भी दी जाता है ताकि वो अपना मकान बनाए। एलजी मनोज सिन्हा ने, मुझे याद है मैं उस फंक्शन में था कुछ दिन पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, उन्होंने एक फंक्शन में वो तकरीर कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे कहा था कि मुझे इस बात की हैरत है, मुझे इस बात का ताज्जुब है कि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत जो सरकारी ज़मीन है, स्टेट लैंड है, वो उन गरीब लोगों को दी जाए जिनके पास न मकान है न ज़मीन है। अगर वो ज़मीन उनको मिलेगी तो उसके बाद ही वो मकान बना पाएंगे, जिसके लिए वो सरकार से भी लोन ले सकते हैं, बैंक से भी पैसा ले सकते हैं, सरकार से भी फाइनेंशियल एड ले सकते हैं। तो अब जो नीति बनने जा रही है, और मैं आपको बता दूं कुछ ही दिनों के बाद वो ये लॉ बन के तैयार हो चुका है, कानून बन के तैयार हो चुका है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसको पास करना है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल CAS, जो कि एलजी जिसकी अध्यक्षता करते हैं, कुछ ही दिनों में, हो सकता है इसी हफ्ते, इस कानून को पास किया जाएगा। इस कानून के तहत जो ज़मीन सरकार के पास है, स्टेट लैंड है, वो सरकार कुछ उसका हिस्सा उन गरीब लोगों को देगी जिनके पास न ज़मीन है न मकान है। जब उनको ज़मीन मिलेगी तो उसके बाद वो मकान भी बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं कि अभी जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था जम्मू कश्मीर में, खासतौर से ज़मीन या अराजी को लेकर, और उसका फिर एक तरह से कहा जा सकता है कि फर्स्ट फेज़ जो है वो रुक गया। सरकारी ने वो दबाव महसूस किया, सरकारी अमले ने, या जो भी कारण हो, चूँकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर सड़कों पर आ गए थे। यहाँ तक कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके भी कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब ये खबर आ रही है कि फिर से वो जो है फेज़ शुरू होगा। तो क्या उस सिचुएशन के बाद ये एक नई योजना उस पूरे जो ड्राइव के दौरान जो एक तरह से आवाजें बुलंद होना शुरू हुई थी, क्या उससे ये डायल्यूट करेगा? नहीं, विशाल, मैं आपको बता दूं, मैं उसी पर आने वाला था। जो ज़मीन वहाँ से रिट्रीव हुई है, तकरीबन जो सरकारी आंकड़े हैं, तकरीबन 2 से 3 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो रिट्रीव हुई है, आज़ाद हुई है। जो एनक्रोचर्स थे जिन्होंने इस पर कब्जा किया था, वो स्टेट लैंड अब गवर्नमेंट के पास है, जो रिट्रीव हुई है वहाँ से। उस ज़मीन का कुछ हिस्सा भी इस कानून के तहत उन गरीब लोगों को दिया जाएगा जिनके पास ज़मीन नहीं है। सरकार का ये कहना है कि ये ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन है जिसपे नाजायज़ कब्जे थे, जिनको रिट्रीव किया गया है पहले फेज़ में, और अब सेकंड फेज़ उसमें कुछ दिनों के बाद चलेगा और सेकंड फेज़ शुरू होगा, उसमें
सरकार की योजना है कि हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इसी तरह से जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, प्लेग्राउंड बनाए जाएंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट के जो काम है रूरल एरियाज में वो उसमें जो है डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे। लेकिन सरकार अब ये भी कह रही है कि इस लॉ के जब ये नाफिज होगा इस लॉ में, इस लॉ के तहत जो ज़मीन सरकार के पास है और जो ज़मीन उन्होंने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत आज़ाद करवाई है लोगों से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से, पॉलिटिशियनों से या जिन्होंने कब्जा किया था, उसका कुछ हिस्सा इस ज़मीन को इन लोगों को भी दिया जाएगा। तो इस कानून के नाफिज होने के बाद उस ज़मीन को जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में आज़ाद हुई है उस ज़मीन का कुछ हिस्सा इन लोगों को भी दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी पहल है और एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है, बहुत बड़ा, जिससे जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देखिए अगर हम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो है उसके तहत पिछले 22-23 का आंकड़ा अगर हम देखें तो तकरीबन 62,000 यूनिट्स बनाए गए, मकान बनाए गए जो गरीबों को आवंटन किए गए, और जो आगे का निशाना है वो 87,000 और यूनिट्स बनाने का है। तो और भी लोगों को देखिए यहाँ पे रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, फार फ्लंग एरियाज की बात करें, उनकी सिटी की बात करें, सिटीज़ में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, गरीब हैं, उनके पास ना कोई माशरा है ना कोई इनकम है। अगर उनको वो ज़मीन थोड़ा बहुत टुकड़ा मिलता है, फॉर एग्जांपल 1-2 मरला किसी को या 3 मरला मिलता है, तो छोटा सा एक दो कमरे वो बना सकते हैं। उसके लिए फिर सरकार के पास अपना एक योजना है ही, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, उसके तहत उनको फिर फाइनेंशियल पैसा भी मिलेगा, उसमें फिर उनको आर्थिक मदद भी मिलेगी। तो ये इसका एक बेनिफिट है जो आमतौर से जो लैंडलेस लोग हैं, ऐसी जो भी तादाद उनकी है या संख्या है, उनको ये फायदा पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया आपका समीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन अब तैयार है भूमि आवंटन नीति के साथ, और बताया जा रहा है कि ये नीति लगभग तैयार है और एलजी प्रशासन भूमिहीनों को आवंटित करेगा भूमि, जल्द ही ऐसा होने जा रहा है। इसके बाद रुख करते हैं अगली खबर का, और आपको बता रहे हैं हम कि जिस तरह लंदन में जो एक प्रदर्शन हुआ था, लंदन में हुए प्रदर्शन का मामला जो है उसमें अब एनआईए उसकी जांच करेगा। जी हां, आपको याद होगा भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन का मामला था, भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन हुआ था और वहां पर नारेबाजी हुई थी और वहां तिरंगे का अपमान भी किया गया था। तो एनआईए जो है इस मामले को अब ले चुका है और एनआईए इस मामले की तफ्तीश करेगी, तहकीकात करेगी, और एजेंसी को यानी एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को केंद्रीय गृह मंत्रालय से हरी झंडी इस बाबत मिल गई है। एनआईए के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और ये एक बहुत मिसाली इकदाम हो सकता है इसको कहा जाए, क्योंकि विदेशों में जिस तरह से भारतीय उच्चायोग पर या ऐसे किसी भारतीय दफ्तर पर उसके बाहर कहीं पर प्रोटेस्ट इस तरह का होना कि जिसमें खुद जो भारतीय तिरंगा है उसके साथ दुराचार करना या उस तिरंगे का अपमान करना, ये काबिले जो है वो मजम्मत है। तो ऐसे में लंदन में जो प्रदर्शन हुआ था, लंदन हुए प्रदर्शन का मामला भारतीय उच्चायोग के सामने, प्रदर्शन का मामला एनआईए करेगी मामले की तफ्तीश। अब एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसने इस मामले को टेकअप कर दिया है। एनआईए इस मामले की तफ्तीश करेगी। एजेंसी को केंद्रीय गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है। एनआईए के सूत्रों के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। तो खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, भारतीय सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। गरीब वर्ग के लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन। नियमित यातायात व्यवस्था नहीं होने से अखनूर के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर परिवहन सुविधा नहीं मिलने से परेशान है। छात्रों के लिए नियमित परिवहन व्यवस्था पर जोर। बडगाम में वरिष्ठ नागरिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10 खबर हिमाचल प्रदेश से। शिमला नगर निगम चुनाव का मामला है। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की अंतिम सूची। जी हां, जो आखिरी लिस्ट बाकी रह गई थी, आखिरी कुछ नाम बाकी रह गए थे उम्मीदवारों के, कांग्रेस ने वो सूची भी जारी कर दी। बची हुई 8 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मंजूरी के बाद लिस्ट ये जारी हुई है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। याद रखें, आज नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन के आखिरी दिन आज ये आखिरी सूची जो है वो जारी हुई है। आखिर इतना ज्यादा विचार विमर्श, इतना ज्यादा इस बारे में गौर खौज, अब ये किस तरह का, यानी जीत को लेकर आश्वस्त होने की ये पहचान है या फिर हार ना हो जाए उससे बचने के लिए ये एक कोशिश है। जो नामांकन का आखिरी दिन है उस दिन आखिरी सूची जो है वो जारी होती है कांग्रेस की। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, आखिर इतना डिले क्यों? जो नामांकन की आखिरी तारीख है उस दिन आपकी अब जो सूची है वो फाइनल हो रही है। भले ही 8 लोगों की फाइनल हुई हो, उससे पहले सारे हो गए, लेकिन ये 8 लोगों में भी इतना पेच क्यों फंसा हुआ था? किस बात को लेकर फंसा हुआ था पेच? विशाल, बिल्कुल ये दोनों ही राजनीतिक दलों की स्थिति लगभग एक जैसी है, लेकिन भाजपा को सिर्फ 3 नाम बचे थे लास्ट तक डिक्लेयर करने के लिए, वो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। और कांग्रेस की लिस्ट थोड़ी लंबी थी, 8 नाम तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अंतिम दौर में पिछले कल रात को डिक्लेयर कांग्रेस की तरफ से किए गए। अब अगर सूत्रों के हवाले से और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए हम कहें तो जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप हैं, क्योंकि कांग्रेस का हब इन विधानसभा चुनावों के बाद अगर देखें तो शिमला और शिमला ज़िला और जो नगर निगम क्षेत्र है इसके आसपास का है। तमाम विधायक कांग्रेस के जीत कर आए हैं, सिर्फ एक विधायक पूरे ज़िला में भाजपा का है। तो ऐसे में कोशिश रहती है सभी विधायकों की कि हमारे प्रत्याशी जो उनके चाहवान है प्रत्याशी उनको बनाया जाए, उनको टिकट मिले। और मुख्यमंत्री खुद ठाकुर सुखविंदर सिंह शिमला ज़िला में रहे हैं, यहाँ से काउंसलर रहे हैं, तो इनके भी अपने लोग हैं। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उनके भी अपने लोग हैं। तो अब अपने अपने लोगों को आगे लाने के लिए, अपने चहेतों को आगे लाने के लिए अलग अलग प्रेशर ग्रुप की तरफ से ज़रूर प्रेशर होता है और लगातार बैठकें भी इसको लेकर हुई हैं। और कोशिश ये भी रहती है कि सत्ता में कांग्रेस आई है, अभी हम कह सकते हैं अब 4 महीने के करीब का समय होने को है, और ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि वो लूज कैंडिडेट दे ताकि आते ही कोई नुकसान झेलना पड़े। तो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ज़रूर हो सकता है कांग्रेस ने पूरा समय लिया जितना ले सकते थे। और आज क्योंकि अब इसके बाद कैंपेन के लिए अच्छा खासा समय है, 2 तारीख को अभी मतदान होना है, और नगर निगम का क्षेत्र विधानसभा के क्षेत्र से कंपेयर करें या लोकसभा क्षेत्र से कंपेयर करें तो काफ़ी छोटा होता है। तो ऐसे में कैंपेन के लिए इजीली कवर हो सकता है और प्रत्याशी कोशिश करते हैं कि मैन टू मैन अप्रोच रहे कैंपेनिंग के दौरान। तो अब सूची आ चुकी है भाजपा की। राजेंद्र, एक सवाल यहाँ पर ये है कि आपने जैसा बताया कि अलग अलग प्रेशर ग्रुप और सब पार्टी के ही लोग, तो इस प्रेशर ग्रुप में सबके हितों को साधना और सबको नाराज भी नहीं करना, तो इन सब चीजों को मैनेज करते हुए जो अब सूची जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या इसके बाद भी कुछ नाराजगी के स्वर उभरते नजर आ रहे हैं, या इसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने जब उसका नाम नहीं दिखा तो उसने ऐलान कर दिया कि वो जो है वो निर्दलीय खड़ा हो जाएगा? क्योंकि डर तो इसी बात का रहता है। बिल्कुल विशाल, और शायद इसीलिए डिले भी कांग्रेस ने किया है अपनी लिस्ट को। और अब देखना होगा, क्योंकि रात को सूची आई है अंतिम सूची, अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी ताल ठोकता है या आज नामांकन भरने पहुंचता है। हालांकि ओपनली अभी तक किसी प्रत्याशी की तरफ से खुले तौर पर चैलेंज नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल भी 4 साल से अधिक का कार्यकाल आपके पास है, 4.5 साल के करीब का कार्यकाल है। तो ऐसे में अभी तक खुलेआम कांग्रेस की तरफ से किसी ने ओपनली नहीं कहा गया, किसी प्रत्याशी की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया गया है, ना ही नामांकन भरा गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कल 4 ही नामांकन भरे गए, बाकी सभी 30 नामांकन आज भरे जाने की
पूरी उम्मीद है। 11 बजे से ठीक डीसी ऑफिस के बाहर में इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पर अब 11 बजे बजते ही रौनक शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ एक प्रत्याशी अंदर पहुँच भी गए हैं और अपनी जो कागजी NOC वगैरह जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी प्रोसेस पूरी कर रहे हैं। 11 बजे से यहाँ नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो ज़रूर एक कल बागी प्रत्याशी ने निर्दलीय के तौर पर इंजन घर से अपना नामांकन भरा है और उन्होंने सीधी बात कही है कि इग्नोर किया गया। पिछली बार में भाजपा की तरफ से प्रत्याशी थी और मुझे टिकट दिया गया था और मैं जीत के आई थी, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला तो अब इंडिपेंडेंट बढ़ी हूँ। और नाराजगी उन्होंने जाहिर की, कुछ एक गुटबाजी का इशारा भी उन्होंने भाजपा के ऊपर लगाया। और अब आज देखना होगा, आज पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन प्रत्याशी रहते हैं, कौन बागी खड़े होते हैं और जिस राजनीतिक लेकिन राजेंद्र, नामांकन का तो आज आखिरी ही दिन है ना। इसका मतलब है कि जो भी नामांकन होंगे वो 3 बजे या 5 बजे तक हो जाएंगे, उसके बाद नामांकन आप नहीं कर सकते। 3 बजे तक जी बिल्कुल 3 बजे तक नामांकन होंगे। और अधिकांश, क्योंकि इस बार क्या था, 13 तारीख को पहला नामांकन का दिन था। 13 तारीख को एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा, उसके बाद छुट्टियां थी, फिर 17 और 18 2 दिन बचते थे। और पिछले कल भाजपा के अधिकांश प्रत्याशियों ने 13 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे, कुल 22 उम्मीदवारों ने कल नामांकन भरे हैं। तो आज जो भाजपा के बचे हुए उम्मीदवार हैं वो भी नामांकन भरेंगे। कांग्रेस के 30 के करीब उम्मीदवार हैं, जो लिस्ट कांग्रेस ने जारी किया वो नामांकन भरेंगे। आम आदमी पार्टी के सिर्फ कल एक ही व्यक्ति का जो कंगनाधार बाट से हैं जीवन, उनका ही नामांकन भर पाया। उसके अलावा 12 प्रत्याशी उनके भी हैं। और ये दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है कि वो सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़े करेंगे, हालांकि लिस्ट अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा CPIM ने 4 प्रत्याशियों की सूची जारी किया। आज उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ और प्रत्याशी भी वो खड़े कर सकते हैं और निर्दलीय भी होंगे। तो आज काफ़ी माहौल यहाँ पर राजनीतिक रहने वाला है। ज़रूर हिमाचल में एक रिवाज है, पारंपरिक रिवाज है कि जब प्रत्याशी नामांकन भरने आते हैं तो पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, ढोल नगाड़े के साथ प्रत्याशी आते हैं और टोलियों के रूप में आते हैं। और राजनीतिक दलों की बात करें तो 3-4 प्रत्याशी एक राजनीतिक दल के इकट्ठे आते हैं, एक बड़ा लीडर उनके साथ होता है और ढोल नगाड़े साथ में होते हैं। तो पूरा राजनीतिक माहौल आज यहाँ पर जमने वाला है और अधिकांश प्रत्याशी आज ही नामांकन भरेंगे। और इसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेन और फिर 2 तारीख को वोटिंग होगी और 4 को इसका पूरा परिणाम निकल पाएगा। जी वैशाल, एक सवाल और करना चाहूँगा, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा कि कांग्रेस में ये शिमला नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों को फाइनल करने के लिए भी राजीव शुक्ला स्तर के जो पार्टी के मतलब प्रभारी हैं उनका हस्तक्षेप होता है। मतलब ये पहली बार हो रहा है या हमेशा होता आया है? विशाल, इसको हम औपचारिकता कह सकते हैं, क्योंकि ना राजीव शुक्ला इतने डीपली नगर निगम शिमला के प्रत्याशियों को जानते हैं और ना ही किसी प्रत्याशी की इतनी पहुंच उनके ऊपर है, उन तक है। तो हम कह सकते हैं कि एक औपचारिकता निभाने की ये बात है और आपसी अंडरस्टैंडिंग का एक सामंजस्य बिठाने की बात है कि हिमाचल प्रदेश से एक लिस्ट आई है और आपसी सहमति से किसी भी चुनाव की लिस्ट आई है। ये एक इशारा है पूरी पार्टी के लिए कि आपसी सहमति की तरह ये लिस्ट आई है। चाहे इसे एक औपचारिकता माना जा सकता है और इसे एक आपसी सहमति का एक जरिया माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो शिमला नगर चुनाव का जो इश्यू है वो काफी करवाया है। आज आखिरी दिन है नामांकन का और आज आखिरी दिन कांग्रेस ने अपने आखिरी 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। तो जाहिर है कि आज लगातार जो है अब यहाँ के बाद 3 बजे तक में नामांकन का सिलसिला चलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर है। खबर यह है कि हरियाणा के करनाल में जो हादसा हुआ था, राइस मिल की इमारत वो गिरी और उसके गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये सबसे दुखद जो है वो खबर है कि हरियाणा के करनाल हादसा से जुड़ी ये खबर है। राइस मिल की इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, कई घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का कार्य अब भी वहां जारी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से वहां तस्वीरों में लोगों की भीड़ इकट्ठा नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एक राइस मिल है जिस इमारत पर राइस मिल से जुड़ी वो इमारत थी, वो इमारत गिर जाती है, जिसके नतीजे में अब तक जो जानकारी है कि 4 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि कई लोग इसमें घायल हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हरियाणा का ये करनाल जो है वो जगह है जहां करनाल में ये हादसा पेश आया है और यहाँ पर हादसा इस तरह से पेश आया कि एक राइस मिल सब लोग जानते हैं, राइस यानी चावल का जो मिल है, राइस मिल की इमारत गिर गई और उसके नतीजे में 4 लोगों की मौत हो गई।
कई लोग घायल भी हुए हैं। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है ऊना से खबर ये है कि भाजपा विधायक सतपाल सत्ती की गाड़ी पलट गई है हादसे में और विधायक सतपाल सत्ती बाल बचे हैं। विधायक सतपाल सत्ती इस हादसे में बाल बच गए हैं क्योंकि उनकी गाड़ी जो है वो पलट गई और लेकिन वो बाल बच गए हैं। और जो खबर उसके मुताबिक हमीरपुर जाते वक्त लठियानी में ये हादसा पेश आया। हमीरपुर जाने के क्रम में लठियानी में यह हादसा पेश आया। हादसे में गाड़ी को तो नुकसान हुआ है, विधायक और अन्य बिल्कुल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और गाड़ी किस तरह से पलटी आप देखिए, ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ बता देंगी। इससे अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह का यह हादसा हुआ और इस हादसे के नतीजे में क्या हो सकता था। लेकिन जो इत्मीनान करने वाली बात यह है या जो इस हादसे के पीछे हादसे से जुड़ी एक अच्छी खबर यह है कि इस हादसे में सवार जो लोग थे वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें कोई ज़्यादा कोई क्षति भी नहीं आई है, कोई चोट वोट नहीं लगी है। लेकिन हाँ, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं गाड़ी किस तरह से बिल्कुल जो है पलट गई है। और ये गाड़ी पलटी है जो भाजपा के विधायक हैं सतपाल सत्ती, उनकी ये गाड़ी थी और ये हादसे में गाड़ी जो है पलट गई। विधायक सतपाल सत्ती बाल बचे। हमीरपुर जाते समय लठियानी में ये हादसा पेश आया। जब वो हमीरपुर की तरफ जा रहे थे तो लठियानी में यह हादसा पेश आया है और हादसे में गाड़ी को तो नुकसान पहुंचा है, विधायक और अन्य बिल्कुल सुरक्षित है। अमित शर्मा हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अमित, इस वक्त स्थिति क्या है? क्या विधायक और उनके साथ जो लोग सवार थे वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और गाड़ी आखिर कैसे पलट गई? बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि सतपाल सत्ती जो है वो आज अपनी गाड़ी में सवार होकर जो है वो हमीरपुर की ओर जा रहे थे। उसी समय हमीरपुर और ऊना के बाउंड्री पर यानी कि लठियानी जो गांव है वहां पर ये सड़क हादसा पेश आया है। हालांकि बताया जा रहा है कि सामने से एक ट्रक जो है वो गलत दिशा में आ गया, जिससे बचते हुए जो है वो गाड़ी को जैसे ही चालक ने दूसरी तरफ घुमाया तो गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि सतपाल सत्ती, उनके पीएसओ, चालक सहित सभी लोग जो है वो इस हादसे में सुरक्षित है, लेकिन गाड़ी की जो है वो काफी क्षति हुई है। और आपको बता दें कि सतपाल सिंह सत्ती जो है पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और आजकल जिस तरह से भाजपा के प्रदेश कार्यालयों का काम चला हुआ है, उन कार्यालयों का निरीक्षण सतपाल सिंह सत्ती द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में सतपाल सत्ती हमीरपुर जा रहे थे जिस समय जो सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। विशाल जी, तो क्या विधायक सतपाल सिंह सत्ती उनके साथ जो लोग थे वो भी क्या अस्पताल में कहीं एडमिट है या फिर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सतपाल सिंह सत्ती और उनके अन्य साथी जो हैं वो बिल्कुल स्वास्थ्य हैं और अभी लठियानी में ही हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो ऊना आएंगे या अब वापस जो है वो हमीरपुर की ओर रवाना होंगे। कुछ ही समय में पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं पलटी हुई, ये भाजपा के विधायक सतपाल सिंह सत्ती की गाड़ी है और ये एक हादसे में गाड़ी पलट गई, लेकिन गाड़ी को तो नुकसान थोड़ा बहुत पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सतपाल सत्ती विधायक सतपाल सिंह सत्ती और उनके साथ जो लोग सवार थे वो सब के सब सुरक्षित हैं। और धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन को लेकर आज से विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट पर शानदार इंतजाम किए गए हैं और विदेशी मेहमानों का पहाड़ी परंपरागत तौर तरीके से स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर ये तैयारियां हैं और चूंकि हिमाचल में भी G20 से जुड़ा कार्यक्रम होना है, इसलिए हिमाचल को भी काफ़ी सजाया संवारा गया है और साथ ही साथ धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए जो विदेशी मेहमान हैं जो G20 के इस सम्मेलन में शामिल होंगे, वो विदेशी मेहमान भी धर्मशाला आना शुरू हो गए हैं और इसीलिए वहाँ पर एयरपोर्ट के बाद जो एयरपोर्ट है वहाँ पर काफ़ी इसको लेकर तैयारियाँ की गई हैं और काफ़ी किस तरह से मेहमानों का स्वागत किया जाए, शानदार स्वागत किया जाए, उसकी वहाँ पर तैयारियां हैं और कांगड़ा एयरपोर्ट पर शानदार इंतजाम किए गए हैं। विदेशी मेहमानों का पहाड़ी परंपरागत तौर तरीकों से स्वागत सत्कार किया जा रहा है।
तो G20 का जो शिखर सम्मेलन है, एक कार्यक्रम उसका हिमाचल में भी होना है, धर्मशाला में। और धर्मशाला में ये 2 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए अब विदेशी मेहमान जो उसमें शामिल होंगे उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसीलिए जो कांगड़ा एयरपोर्ट है, कांगड़ा एयरपोर्ट के बाहर भी थोड़ी हलचल दिखी जा रही है और जो विदेशी मेहमान वहां आएंगे उनका किस तरह से वहां के लोक का नृत्य जो पहाड़ी परंपरा रही है उसके मुताबिक उन लोगों का वेलकम होना है। विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। विचित्र, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या कोई मेहमान G20 का पहुंचा और उसका वहां एयरपोर्ट पर फिलहाल किस तरह से स्वागत किया जा रहा है? विशाल, जैसा कि आपने पूछा है कि कोई मेहमान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है और अभी कब तक आ जाएंगे, हम सीधी बातचीत जो है वो यहाँ जो जिनके कांधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है जिला प्रशासन की ओर से, प्रशासनिक अधिकारी हैं नवीन तंवर जी हमारे साथ हैं और इन्हीं से जानना चाहेंगे। नवीन जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या इंतजाम आपकी ओर से यहाँ पर किए गए हैं और अभी डेलीगेट्स की बात की जाए तो कितने डेलीगेट्स जो वो पहुंच चुके हैं धर्मशाला की धरा पर? जी थैंक यू। और ये G20 का जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसके अंदर अभी जैसे आपने बताया 5 डेलीगेट्स आ चुके हैं और एयरपोर्ट पर अभी हमें खड़े हैं। जैसे आपने बताया मुझे नोडल यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं स्वागत के लिए अभी तो यहाँ पे आर्टिस्ट नहीं है, नेक्स्ट फ्लाइट आने में अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन यहाँ पे जो पारंपरिक हमारे वाद्यंत्र होते हैं उनके वादक यहाँ उनके स्वागत के लिए जो हमारा नरसिंघा या जो नगाड़ा या इत्यादि जो वो हैं वो सभी के साथ ये उनके स्वागत के लिए हैं। फिर उसके बाद हिमाचली क्विजीन जैसे रहता है, सिड्डू और अपना कचौड़ी वगैरह इस तरह से, और जो बुरांश एप्पल टी या इस तरह से उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स हैं। और उसके बाद जो हिमाचली जो गद्दी नाटी है, संस्कृति का एक परिचय देने के लिए, और कांगड़ा का जो झमाकड़ा है ये यहाँ पे इनको दिखाया जा रहा है ताकि एक कल्चरल एक्सचेंज भी साथ ही साथ चलता रहे। टोटल कितने मेहमान जो वो यहाँ पर आने की संभावना है? क्योंकि जहां तक जानकारी वो 35 हमारे स्वदेशी रहेंगे, 27 के करीब जो वो विदेशी हैं, तो बहुत कम, क्योंकि फ्लाइट्स भी हमारे पास बहुत कम है, तो ऐसे में वो किस तरह से आएंगे? जी बिल्कुल, कुछ 30 से 35 बाहर के और कुल ऐसे 45 डेलीगेट्स हैं और ये कुल हमारी 7 फ्लाइटों में ये लोग आ रहे हैं और सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर आज 2:45 बजे तक की फ्लाइट्स में ये डेलीगेट्स आएंगे यहाँ पे। बहुत धन्यवाद। मैं विशाल अपने दर्शकों को ना यहाँ की तस्वीर साझा करना चाहता हूँ। देखिए ये एयरपोर्ट है, अमूमन एयरपोर्ट में इस तरह का कोई कारपेट बिछाया नहीं गया होता है, अंदर जाने की इजाजत मीडिया को चूंकि नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। अंदर का नजारा बहुत भव्य है, बाहर का नजारा भी इनफैक्ट बहुत भव्य ही था, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट टाइम हो चुका है, तो ऐसे में जितने भी यहाँ पर लोक नृत्य दल जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि इस वक्त अभी कल्चरल एक्टिविटीज जो रेगुलर चल रही थी सुबह से ही, वो अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन हाँ, अंदर मैं अगर आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए आपको अंदर जो है वो भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। जिस तरह से अभी नवीन तंवर ने कहा भी है कि जो कल्चरल ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर हो, उसके लिए भी यहाँ पर जो है जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। तो 45 के करीब जो है इस तरह से डेलीगेट्स की बात यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग तरह से मिनट्स टू मिनट्स इनका जो कार्यक्रम है वो भी आने वाला है कि जो 19 और 20 अप्रैल को आफ्टर ऑल इस मीटिंग में होना क्या है। जहां तक हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 19 अप्रैल की सुबह जो है SERV के जो सेक्रेटरी हैं भारत सरकार की ओर से अखिलेश गुप्ता जी, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, उनकी ओर से जो है ये शुरुआती भाषण उनकी ओर से दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद जो है डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर जो भारत सरकार के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं भारत सरकार के, उनकी ओर से जो है प्रस्तुति भाषण उनकी ओर से दिया जाएगा। वो बिल्कुल 5 मिनट का रहेगा, जैसे 9:05 से 9:10 तक, और 9:10 से लेकर 9 बजे तक 9:20 तक जो है जो सदस्य जो देश हैं, जैसे इंडोनेशिया है और ब्राजील है, उनकी ओर से जो है प्रस्तुति अपनी यहां पर दी जाएगी। तो इस तरह से मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आने वाले हैं, तो उसके तहत जो है आगे की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू हो चुकी है अभी, क्योंकि अभी एक फ्लाइट जो है वो अभी हाल ही में आई है, और जो फ्लाइट्स में जितने भी डेलीगेट्स आएंगे उनका अंदर जो है, अंदर जिस तरह से थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि यहां से तो हम लोग दिखाई सकते हैं, तो अंदर जिस तरह से जो प्रस्तुतियां यहां पर दी जाएंगी
आएंगी जिनकी ओर से, जिन लोक नृत्य दलों की ओर से, उनको जो है वो देखिए ये पारंपरिक वाद्य यंत्र भी अंदर देख पा रहे होंगे। और जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनकी ओर से भी पूरे इस पेरीफेरी को, यानी एयरपोर्ट की पेरीफेरी को और धर्मशाला के चारों तरफ के इलाकों को जो पूरी तरह से एक तरह से जो वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पर जो वो पुलिस के नाके लगाए गए हैं और जो भी वाहन आवाजाही कर रहे हैं उनको भी बड़ी मेहनत के साथ जो यहाँ पर जांचा परखा जा रहा है। और ये देखिए बाहर भी देखिए बहुत बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। जो हमारे हेरिटेज विलेज है उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये हेरिटेज विलेज छतराड़ी जो कि हमारा दुर्गम क्षेत्र भरमौर है, उसका ये गांव जो है उसकी तस्वीर, भव्य तस्वीर यहाँ पर देखिए, ये हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। इसकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री यहाँ पर उनका बहुत बड़ा पोस्टर यहाँ पर लगाया गया आएंगे और अपडेट के लिए फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। तो इस तरह की तैयारियां वहां पर कांगड़ा एयरपोर्ट के बाहर हैं और बिल्कुल ही उसको सजाया संवारा गया है। जो G20 के लिए जो डेलीगेट्स आएंगे, खासतौर से जो विदेशी मेहमान आएंगे, उन्हें एक बड़ा सुखद एहसास हो, इसकी कोशिशें की गई हैं। और अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आगे अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, भारतीय सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। गरीब वर्ग के लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन। नियमित यातायात व्यवस्था नहीं होने से अखनूर के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर परिवहन सुविधा नहीं मिलने से परेशान है छात्रों के लिए नियमित परिवहन व्यवस्था पर जोर। बड़गाम में वरिष्ठ नागरिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी। त्राल के नरिस्तान क्षेत्र को हाल ही में सरकार द्वारा पर्यटन मानचित्र पर रखा गया है। मुकामी लोगों में खुशी, युवा अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आगे आ रहे हैं। एप्रिकॉट टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन, कारगिल पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित लद्दाख को टूरिज्म हब बनाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर। कुपवाड़ा जिले की सीमावर्ती में सड़कें जर्जर हालत में है, जिससे वाहनों को चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों को वाहनों को ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। इस वक्त की एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर में बदला मौसम। जम्मू कश्मीर में मौसम बदल गया है, जैसा कि इसको लेकर पूर्वानुमान था। श्रीनगर समेत कई जगहों पर बारिश हो रही है। कल से ही मौसम बदला हुआ है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है और ऐसा पूर्वानुमान पहले था मौसम विज्ञान केंद्र के तरफ से और बिल्कुल ऐन उस अनुमान के मुताबिक जो है मौसम वहाँ बदल गया है और जम्मू कश्मीर में बदला है मौसम। न सिर्फ ये कि मौसम बदला बल्कि कहीं बारिश हो रही है, शायद कहीं जो है ओलावृष्टि भी हो, लेकिन इस बारे में अभी तफसील हम अपने नुमाइंदे से लेंगे। रईस हमारे साथ जुड़ चुके ज़्यादा जानकारी के साथ। रईस, मौसम में कितनी तब्दीली आई है? जैसा कि पूर्वानुमान था मौसम विज्ञान केंद्र की जानिब से, बिल्कुल उसी के तरह से ये तब्दीली दिखाई दे रही है और कहाँ बारिश हो रही है या कहाँ बर्फबारी हो रही है, क्या है तब्दीली, क्या है मौसम की? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर में। यहाँ पे भी जो है वो बारिश हो रही है और रात से ही यहाँ पे जो है वो बारिशें हुई हैं और लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मौसम में जो है वो एक तब्दीली आई है। कल से ही यहाँ पे बारिशें हो रही हैं और वहीं जो महकमे मौसमियात है उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि 20 अप्रैल तक जो है वो मौसम इसी तरह रहेगा। जो प्लेन्स है उनमें बारिशें होंगी, जो हायर रीचेस है उनमें बर्फबारी भी हल्की फुल्की जो है वो हो सकती है। अभी मौसम में जो है अचानक जो है वो
तब्दीली आई है, सर्दी श्रीनगर में फिर से लौट आई है और बाहर से जो यहाँ पे सयाह घूमने के लिए आ रहे हैं वो इस मौसम को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ सयाह है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मनोज, हम दिल्ली से आए हैं। इतना अच्छा मौसम देख के हमें तो सरप्राइज मौसम मिला, बड़ा अच्छा मौसम मिला। आई लव कश्मीर, ऐसा मौसम देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। दल झील के तो काफ़ी मज़ा आया। हमारी वहाँ पे हाउस बोट है, इधर हम गुलमर्ग जाएंगे, फिर सोनमर्ग भी जाएंगे। आई लव इंडिया। जिस तरह से हम देख रहे हैं तो किस तरह आप वेदर को एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और हम लोग दिल्ली से आए हैं और एक्सपेक्ट नहीं करा था ऐसा वेदर होगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से कहा जाता है कि कश्मीर स्वर्ग है, क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल है, लगा यहाँ आकर कि हाँ ये स्वर्ग है। कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे कश्मीर को बाकी राज्यों से अलग बनाती है? यहाँ की खूबसूरती। जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे आके उन्होंने मौसम को जो है वो एंजॉय किया है। अभी भी यहाँ पे बारिशें हो रही है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम में अचानक जो तब्दीली आई है उसके चलते जो है वो सर्दी फिर से श्रीनगर में लौट आई है। जो नाइट टेम्परेचर्स है उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर सही हो रखे थे, गर्मी जो है वो फील हो रही थी, लेकिन अब फिर से बारिशें होने के बाद जो है श्रीनगर में फिर से जो है वो ठंड का माहौल है। और ऐसे में जो बाहर के सयाह है वो यहाँ के मौसम को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। जी विशाल। तो रईस, जाहिर है कि जब सयाह एंजॉय कर रहे हैं इसका मतलब है कि सयाहों की संख्या भी बढ़ सकती है, संख्या, और साथ साथ जो जिन सयाह का वहाँ रुकने का लगभग टाइम पूरा हो चुका था वो अपना रुकने का जो स्टे है वो 2 दिन 4 दिन और बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो असर है वो वहाँ सयाहत से जुड़े जो भी रोजगार हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा और उनके लिए भी ये खुशी लेकर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह का अभी मौसम है तो ऐसे में जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, जो सयाह बाहर से यहाँ पे आते हैं, वो इसी मौसम के लिए यहाँ पे आते हैं, इस मौसम को देखने के लिए वो यहाँ पे आते हैं और ऐसे मौसम को वो ज़्यादा लाइक करते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सोनमर्ग है, गुलमर्ग और पहलगाम जैसी जगहों पर जो है वो वहाँ पर हल्की फुल्की जो है वो बर्फबारी भी हो सकती है। तो इस मौसम को जो सयाह है बाहर के वो काफ़ी लाइक कर रहे हैं और इससे जो है यकीनन जो यहाँ के होटलियर्स है उनको ज़्यादा काम मिलता है। और जो बाहर के सयाह है उनका जो स्टे होता है, अगर उनका 2 दिन का स्टे होता है तो यकीनन वो स्टे उनका बढ़ जाता है। और जो लोग हैं वो जो बाहर के सयाह है वो ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे मौसम में घूमना, ऐसे मौसम में जो है वो एंजॉय करना। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में उनका स्टे भी बढ़ जाता है और जो होटलियर्स है, जो स्टेक होल्डर्स टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनका काम भी इससे जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल रईस, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है, वहाँ कहीं कहीं बारिशें हो रही हैं जो प्लेन एरियाज़ हैं, और जो ऊंची एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो सकती है। तो ये बदला हुआ मौसम 2 से 3 दिन ऐसा ये मौसम रहेगा। लेकिन हाँ, जिसे तकलीफ होना हो, जिसे परेशानी होना हो, लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं जम्मू कश्मीर में, जो सयाह आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं होता है कि जब वो वहाँ गए हों और वहाँ बर्फबारी हो रही हो या बारिश हो रही हो और मौसम वैसा हो जैसा हो रहे देखने की ख्वाहिश होती हो। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी और आज राष्ट्रपति मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन भी करेंगी, जबकि 19 अप्रैल को राष्ट्रपति नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षुओं अधिकारी के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। तो 4 दिनों का ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा होगा और इस पे ये जो पुराना जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ जो अतिथि गृह है वहाँ भी जाएंगी और द रिट्रीट पे भी जाएंगी। तो इस तरह से ये 4 दिनों का दौरा है इसमें, और दीक्षांत समारोह जो है उस पर शामिल इनको होना है। तो इसके दौरे से पहले वहाँ तैयारियों का जायज़ा भी लिया जाता रहा। खुद सुखदेव सुक्खू भी पहुँचे, जो वहाँ के सीएम है उन्होंने भी तैयारियों का जायज़ा लिया, किस तरह तैयारियाँ हैं यहाँ पर, जो राजमार्ग है वहाँ किस तरह, या राजभवन है वहाँ पर उनको जाना है। तो 4 दिनों का दौरा होगा और अब इस दौरे में कई तरह की उनकी इसमें एक्टिविटीज रहेंगी। और एक बार फिर आपको बता दें कि ऊना से जो हमने आपको एक बड़ी खबर दी थी
के भाजपा विधायक सतपाल सत्ती की गाड़ी पलट गई है। तो उसमें खबर यह है कि हादसे में विधायक सतपाल सत्ती बाल बाल बच गए हैं। हादसे में विधायक सतपाल सत्ती बाल बाल बच गए हैं और ये वो कार है जो हादसे का शिकार हुई। इसी कार में सवार थे भाजपा के विधायक सतपाल सत्ती। ऊना से बड़ी खबर, लेकिन खबर यह है कि सतपाल सत्ती की गाड़ी ज़रूर पलट गई, वो बिल्कुल ओवरटर्न हो गई, लेकिन उसके बावजूद विधायक सतपाल सत्ती बाल बाल बच गए और उनके साथ जो लोग भी गाड़ी में सवार थे वो सब बच गए हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमीरपुर जाते वक्त लठियानी में ये हादसा पेश आया है। हादसे में गाड़ी को थोड़ी नुकसान हुआ है, लेकिन जो लोग भी इसमें सवार थे, विधायक और उनके साथ अन्य लोग, वो सब के सब सुरक्षित हैं। बस ऐसे जहाँ गाड़ी पलट गई है, लेकिन हम सब लोग सेफ हैं और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से बचाव हो गया। हमें भी कोई चोट नहीं है और बाकी भी कोई ऐसा नहीं हुआ है। सर वो क्या था? मुझे एक सामने से आ रहा टेम्पू था, वो गाड़ी की तरफ आया एकदम। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको नींद आई होगी, ऐसा नींद का झोंका आ गया, तो ऐसा लगता था कि ऊपर ही चढ़ जाएगी। तो ड्राइवर ने लेफ्ट साइड अपनी साइड को घुमाई तो गाड़ी थोड़ा पहाड़ी से टकरा करके, सेल से टकरा करके सड़क के बीच में पलट गई। लेकिन हम सब का जो हम अंदर बैठे थे, हम सबका बचाव हो गया। धन्यवाद। तो एक बार फिर आपको बता दें कि ऊना में जो सड़क हादसा पेश आया, ये आप देखिए सड़क हादसे में गाड़ी की हालत क्या हो गई है। और इसी सड़क हादसे में इस गाड़ी में विधायक, भाजपा के विधायक सतपाल सिंह सत्ती सवार थे और उनके साथ कुछ अन्य लोग भी थे। लेकिन गाड़ी को नुकसान भले ही पहुंचा हो, लेकिन विधायक जो है वो सुरक्षित हैं, उनके साथ जो लोग थे वो भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाँ, और वो कह रहे हैं कि हमें नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा, हम सुरक्षित हैं। अभी आपने बयान भी सुना था। तो ये वो तस्वीरें हैं, हादसे की तस्वीरें हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें सवार सब लोग जो है वो बिल्कुल सकुशल हैं। वो उनमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई क्षति नहीं पहुंची है और वो बिल्कुल जो है इसमें ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के मामले जो है उसमें लगातार फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है। कोरोना के मामले में आज जो दर्ज की गई है वो गिरावट है। आज भी मामले आए हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 7,633 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश भर में पिछले 24 घंटों में 7,633 नए संक्रमित पाए गए हैं और एक्टिव मामले अब टोटल मिलाकर 61,000 के पार हो गए हैं। 61,000 के पार हो गए हैं पूरे देश में। पिछले 24 घंटों में 6,702 संक्रमित जो कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट थे वो सेहतयाब भी हुए हैं, वो स्वस्थ हो गए हैं, वो हेल्थी हो गए हैं और ये एक अच्छी खबर है। तो इस तरह से कल 9,111 नए मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन आज जो नए मामले दर्ज किए जाने का जो डेटा है वो है 7,633। तो 9,111 के मुकाबले 7,633, जाहिर है ये उसका डिक्लाइन बता रहा है। हालांकि ये कई बार इस पर भी निर्भर करता है कि सैंपलिंग यानी टेस्टिंग कितनी की गई है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक दे दीजिए, ब्रेक के बाद हम चलाते रहते हैं। आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर